हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूं। जो लोग भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, और क्वेश्चन किस तरह अब आ रहे हैं। देखिए, आप लोग पहले जिस तरह क्वेश्चंस पढ़ते थे, अब यूपीएससी ने पूरी तरीके से फॉर्मेट चेंज कर दिया है। तो मैं यहाँ पर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। याद रखिएगा, लास्ट आप देख सकते हैं 11 to 12 ईयर्स के मैं एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, जो पॉलिटी के आए हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो आज मेरा पॉलिटी का जो है एमसीक्यू में पहला लेक्चर है, जिसमें मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कितने क्वेश्चंस आए उनको डिस्कस करूंगा। इससे आपको यह भी आइडिया लग जाएगा किन टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और मैं आपको अंडरस्टैंड भी कराऊंगा कि आपको क्वेश्चंस को ऑप्शन देख के कैसे मार्क करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, सबसे पहले आप देखिए, यहां पर ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी 2023 में आया है, मतलब लेटेस्टली जो क्वेश्चन आया वो मैं आपको बता रहा हूं, जो कि देखिए कितना बड़ा सा क्वेश्चन है। जब ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम पेपर में हमको दिखता है, हम इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन कौन पढ़े। बट बताऊं, सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ना है हमको। पहला स्टेटमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे हम 26 नवंबर को बनाते हैं एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजंस। बिल्कुल सही है, आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन डे हम 26 नवंबर को बनाते हैं। इस दिन हम नेशनल लॉ डे भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है मुझे, ठीक है। अब मैं सेकंड स्टेटमेंट पढ़ता हूं। ऑन 26 नवंबर 1949, आपको सबने पढ़ा होगा, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हो गया था, कंप्लीट हो गया था, सब हो गया था, बट लागू नहीं हुआ था। बट ये डेट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949। ओके, क्या लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप a drafting committee under the chairmanship of B.R. Ambedkar to prepare draft constitution of India। ये क्या बोल रहा है, मतलब ये इस दिन पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी। अरे भाई, ड्राफ्टिंग कमेटी तो पहले ही बन गई थी। इवन ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही कंप्लीट कर दिया था 26 नवंबर 1949 को। ड्राफ्टिंग कमेटी तो 29 अगस्त 1947 में बना दी गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर। तो ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। देखा आपने किस तरह क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। बस कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये जिसने भी पढ़ा होगा उससे 2 मिनट में बना लिया होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है कि यूपीएससी का क्वेश्चन जो होता है आप लेंथी बनाया जाता है उसको जस्ट टू लुक लाइक कि हाँ ये यूपीएससी का है। बट अगर आप उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे, टाइम देके पढ़ोगे, तो आपको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन अब स्टेट पीसीएस में भी आ रहे हैं, ओके, इसलिए आपको ध्यान देना है। तो पहले का आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डिटेल्स भी यहां मैंने मेंशन कर रखी, देख सकते हैं। 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी स्टैब्लिश की गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन नंबर 2। अगेन देखिए, बड़ा हैवी सा क्वेश्चन बनाएंगे वो, यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वी एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल। बिल्कुल सही है, ब्रिटिश मॉडल के अकॉर्डिंग हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एडॉप्ट कर रखा है, ठीक है। बट हाउ डज आर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल, मतलब हमारा मॉडल ब्रिटिश पार्लियामेंट से कैसे डिफर करता है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर आपने मेरे लेक्चर्स पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आसान है। मैंने पढ़ाया हुआ है आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटेन पार्लियामेंट एंड इंडियन पार्लियामेंट। ओके, मेंस के लेक्चर्स में मैंने पॉलिटी में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। वो कोर्सेज कहां पर हैं, जहां पर लेक्चर्स पढ़ाए हुए हैं, वो मेरे एप्लीकेशन में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर आप कोर्सेज को देख सकते हो, वहां मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं। चलिए बताता हूं, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है वो सुप्रीम होती है, इंडिया की पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इंडिया की पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करना है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, और वो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है, तो क्या पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है? नहीं कर सकती। अकॉर्डिंग टू केशवानंदा भारती केस 1973, पार्लियामेंट बेसिक फीचर्स को अमेंड नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कैसे हुई? कुछ भी थोड़ी ना कर सकती है, बट ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कंपेयर टू इंडियन पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। तो पहला स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन, लॉ मेकिंग के अकॉर्डिंग ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सॉवरेन, बिल्कुल। बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड, बिल्कुल हमारे यहां लिमिटेड है, क्योंकि हम बेसिक फीचर्स को तो अमेंड कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट, इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एक्ट, मतलब कोई भी चीज को कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करना है कि भाई ये सही अमेंडमेंट किया, गलत किया हुआ है, ठीक है, ऑफ द पार्लियामेंट आर रिफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, अगर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट कर रखा है, सरकार ने किया, अब उस पर क्वेश्चन मार्क उठ गया कि ये भाई ये गलत है, ये गलत तरीके से अमेंडमेंट किया हुआ है, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट चेक करती है वेदर वो अमेंडमेंट सही है कि नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, आपने देखे भी होंगे कुछ अमेंडमेंट्स नलीफाइड भी किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इवन जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है ना, उसमें मिनिमम 5 जजेस की बेंच होती है, ठीक है। 5 से ज्यादा जजेस भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 5 जजेस की बेंच होती है, वो डिसाइड करती है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द अमेंडमेंट, ठीक है, कि अगर कोई अमेंडमेंट में कोई इशू है तो डिसाइड करती है, बिल्कुल। तो ये
हमारे यहाँ, बट ऐसा ब्रिटिश में नहीं होता, इंडिया में ऐसा होता है। तभी तो कह रहे हैं इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम नहीं है, उसके पावर्स लिमिटेड है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो करेक्ट आंसर सी, बोथ 1 और 2, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल था, बट ऑफकोर्स अगर आपने पढ़ाई की है, मेरे लेक्चर्स देखे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। देखिए मैंने लिख भी रखा है, करेक्ट आंसर सी है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 5 और मोर जजेस मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अब ये 1 लाइन का क्वेश्चन हो गया, और 1 लाइन का क्वेश्चन है तो इजी है कि डिफिकल्ट, देखते हैं। यूपीएससी 2021 में आया था, क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, याद रखिएगा जो मैं डिस्कस कर रहा हूं यही मैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से डिस्कस कर रहा हूं, फिर एक एक करके मैं टॉपिक वाइज आपको पॉलिटी के और क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है। लिबर्टी की बात कर रहा है, ठीक है। लिबरल डेमोक्रेसी में बेस्ट सेफगार्ड क्या है, ठीक है। अब इनमें से 4 वर्ड दिए हुए हैं, पहला लिखा हो कमिटेड जुडिशरी। अरे कमिटेड जुडिशरी मतलब जुडिशरी ब्रिटेन सब पार्टी गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हो, नहीं ऐसी नहीं होनी चाहिए, जुडिशरी कमिटेड नहीं होनी चाहिए, ये तो वर्ड ही नेगेटिव है। क्या लिबरल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, वर्ड ही नेगेटिव है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एक जगह पर हो, नहीं, ये भी एक बड़ा नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। अब वर्ड आता है, ये 2 बचते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव वर्ड लग रहे हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट और सेपरेशन ऑफ पावर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेपरेशन ऑफ पावर। मैं बताता हूं कैसे। सेपरेशन ऑफ पावर होता है 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होता है, उसी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तीनों के बीच में पावर डिवाइडेड है, ठीक है ना। और याद रखिएगा पावर डिवाइडेड है इन तीनों के बीच में, प्लस याद रखिएगा अगर कोई भी ऑर्गन, ये 3 ऑर्गन है, कोई गलत काम करते हैं, ठीक है, या अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरे ऑर्गन क्या कर सकते हैं, इनको चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, मतलब उनको चेक कर सकते हैं कहीं कोई गलत तो नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी आपने देखा पार्लियामेंट अगर कुछ गलत कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, कोर्ट बैठा हुआ है, जुडिशरी बैठी हुई है जो चेक कर रही है, तो देयर इज अ चेक एंड बैलेंस। सेपरेशन ऑफ पावर में क्या है, पावर सेपरेटेड है और एक तीनों ऑर्गन जो है एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, कोई गलत काम नहीं करे। तो लिबर्टी, अब लिबरल डेमोक्रेसी में बिल्कुल इसलिए सही आंसर है क्योंकि देखिए इससे क्या होगा, इससे कोई भी आर्बिट्री तरीके से कोई भी ऑर्गन वर्क नहीं करेगा, सबको अपने लिमिट में अपने रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा, है ना। कोई गलत काम नहीं करेगा क्योंकि एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करने के लिए 3 ऑर्गन बैठे हुए हैं और पावर भी सेपरेटेड है। तो लिबर्टी जो है, ठीक है, बेस्ट सेफगार्ड जो सेपरेशन ऑफ पावर में है, जहां पे पावर डिवाइडेड है और तीनों एक दूसरे को चेक कर पा रहे हैं। देखिए मैंने यहां पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, अब एक्सप्लेन कहता हूं, तीनों के बीच पावर डिवाइडेड है, तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो डिवाइडेड डिमार्केशन कर दिया है पावर का, इससे क्या होगा, किसी एक ऑर्गन कोई ज्यादा पावरफुल नहीं बन जाएगा कि भाई तीनों एक दूसरे को चेक कर सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा, तो इसका मतलब कोई भी एक ऑर्गन क्या होएगा, उसका एक्सेसिव पावर नहीं होंगे किसी भी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। इससे क्या होंगे, जो लिबर्टी है, राइट्स हैं लोगों के, वो डेमोक्रेसी में प्रमोट हो सकेंगे। वरना अगर मान लो एक ऑर्गन ज्यादा पावरफुल बन गया, वो जो मन में आया करे लोगों के साथ उनकी लिबर्टी छीन ले, जो मन में आया करे, कोई दूसरा ऑर्गन कुछ कर ही नहीं पा रहा है। इसलिए तो सेपरेशन ऑफ पावर में वो चेक एंड बैलेंस भी करते हैं, तो इससे भी लोगों की लिबर्टी बनी है। किसी ने गलत किया किसी ऑर्गन ने, तो दूसरा ऑर्गन उसको रोकेगा। इससे क्या होगा, लिबर्टी जो है लोगों की, एक तरीके से लिबर्टी और राइट्स जो है लोगों के, वो डेमोक्रेसी में बने रहेंगे, ठीक है। आई होप मैं जिस तरह आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। करेक्ट आंसर इसका सेपरेशन ऑफ पावर है। ये वे हो गया यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, ओके। यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन आया 26 जनवरी 1950 में, आपको याद होगा, है ना। हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअल स्टेटस क्या था, ऑप्शन देखिए क्या बोलना चाह रहा है। मतलब वो आपने प्रीएम्बल में वर्ड पढ़े होंगे, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 वर्ड पढ़ाए हुए हैं। बट आपको बताओ 2 वर्ड जो हैं, दैट इज सोशलिस्ट और सेकुलर, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुए थे, ठीक है। उससे पहले सिर्फ 3 वर्ड थे, दैट इज सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोशलिस्ट और सेकुलर तो बाद में ऐड हुए हैं। तो बिल्कुल ये बोल रहा है 26 जनवरी 1950 में हमारा स्टेटस क्या था, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोशलिस्ट और सेकुलर बाद में ऐड हुए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप समझ रहे होंगे किस तरह क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। ये इजी क्वेश्चन भी दिख रहे होंगे आपको, कुछ को लग रहा होगा कि किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपको देखना पड़ेगा, आपको यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करना है कि क्वेश्चन किस तरह पूछ रहा है, ओके। नेक्स्ट, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ये मेरा पहला लेक्चर पॉलिटी का देखोगे तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जरूर पढ़ाता हूं। वही क्वेश्चन डायरेक्ट आया और हर साल ये क्वेश्चन रिपीट भी कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस, उसका मतलब पूछा है, ठीक है, यूपीएससी 2021 में। 5th क्वेश्चन है,
बता दूं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब यह होता है कि जो सरकार रहेगी उसके पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं रहेंगे, उसके पास लिमिटेड पावर्स रहेंगे। कहने का मतलब वो जो मन में आए वो नहीं कर सकती, उसको चेक करने के लिए याद रखिएगा कोई ना कोई होगा। जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। कैसे कैसे बोल सकते हो? क्योंकि सर गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है गलत करेगी तो जुडिशरी बैठी हुई है। भाई कौन सी गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकती, फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं, ठीक है। सर हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी है हमारा, जो सरकार उसका अगेंस्ट नहीं जा सकती। तो एक तरीके से देखा जाए हमारे यहाँ गवर्नमेंट क्या है, लिमिटेड है, ऐसा नहीं जो मन में आए करे, ठीक है। तो अगर लिमिटेड गवर्नमेंट को जिसके याद है कि जिसको चेक करने के लिए लोग बैठे हुए हैं उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ओके रिमेंबर ये वर्ड हमेशा याद रखना, जहां लिमिटेड लिखे आंसर लगा देना। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल देखिए यहां वर्ड लिमिटेड दिख गया आपको, करेक्ट आंसर सीधे लगा देना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिमिटेड हो रही है ना कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट वर्क नहीं कर सकती सरकार, ऐसा नहीं जो मन में आए करेगी, ठीक है। तो याद है ऐसी गवर्नमेंट को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ओके तो लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो लिमिटेड है, वो कुछ भी नहीं कर सकती जो मन में आए, ठीक है। ऐसी गवर्नमेंट को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ओके चलिए आगे बढ़ते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखिए जुडिशरी है हमारे पास, फंडामेंटल राइट्स है, ये सब है ना जिससे गवर्नमेंट एक लिमिटेड रहती है, ठीक है, आर्बिट्री नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अगेन यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, यही आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्वेश्चन किस तरह आ रहे हैं, ठीक है। आप अंडरस्टैंड करो, क्वेश्चन को समझो और मार्क करो। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कुछ ही मिलेंगे, कुछ को आपको वहीं समझना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी की मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन, लिबर्टी देखिए बार बार पूछ रहा है। प्रीएम्बल में आपने लिबर्टी पढ़ी होगी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है। लिबर्टी की बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपने लिबर्टी पढ़ी होगी तो वहां मैंने पढ़ा है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, बिल्कुल। तो ये वर्ड यहां पर दिया हुआ है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, ठीक है। अगर आप पूरी मेरी प्रीएम्बल की क्लास देखोगे तो मैंने पढ़ाया हुआ है लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्ट्रेन ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि लोगों को जो मन में आए वो करेंगे, ठीक है, आप रोक नहीं सकते, ठीक है, रुकावटें नहीं होंगी। और अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, ये भी लाइन लिखी हुई। तो अब आप कहेंगे सर इसमें तो बी और डी दोनों हो सकते हैं फिर तो आंसर, क्योंकि दोनों लाइन आपने पॉलिटी में पढ़ाई हुई है। बट देखो इसने सिर्फ लिख दिया एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन। अब एक बात बताओ, लिबर्टी की डेफिनेशन अगर एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन होती है, अब इसमें बेस्ट चूज करना है। आई विल चूज डी। वाई बी क्यों नहीं चूज किया? लेट अस सपोज अगर मेरी लिबर्टी है भाई, ठीक है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मेरे को जो मन में आए वो अगर मैं करने लगूंगा, ठीक है, तो दूसरे की लिबर्टी हार्म होगी कि नहीं? भाई मेरा मन है कि तेज म्यूजिक में सुनना गाना, ठीक है, मुझे कोई नहीं रोकेगा, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन होगी तो मैं तेज म्यूजिक बजा दूंगा, लेकिन मेरे आसपास के पड़ोसी वो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, इससे लिबर्टी दूसरों की हार्म हो सकती है। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन होता है बट याद रखिएगा वो लिमिटेड है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम आपको जो मन में आप वो कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ये याद रखिएगा। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा कि ये होता क्या, अभी एक्सप्लेन करता हूं। और अपॉर्चुनिटी डेवलप वन सेल्फ फुली, दिस इज करेक्ट। अब मैं आपको लाइन पढ़ा देता हूं मैंने क्या पढ़ाई हुई है। देखिए, द टर्म लिबर्टी मींस एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। बिल्कुल आपको जो मन में आप कर सकते हैं, बट मैंने फिर से बताया कि ये जो लाइसेंस आपको मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे की लिबर्टी हार्म करें, ठीक है। आपकी जो लिबर्टी है वो क्वालिफाइड है, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मन में आए हम वो कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, ये मैंने प्रीएम्बल में पढ़ाया हुआ है। तो अगर ये दोनों वर्ड आ जाते हैं तो मैं डी की ओर चूज करूंगा, वरना अगर डी नहीं होता तो ऑफकोर्स मैं एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन मार्क करता, ठीक है। तो डिपेंड करता है, देखिए कभी कभी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है और यूपीएससी ने इसका आंसर जो मैं बता रहा हूं डी ऑप्शन ही दिया है। ओके देखिए मैं लिखा है लिबर्टी डज नॉट मीन लाइसेंस टू डू वॉट एवर वन लाइक्स, ठीक है। आप ऐसा नहीं जो मन में आए वो करेंगे और दूसरों की लिबर्टी हार्म करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो बेस्ट आंसर मैंने आपको बताया दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Which one of the following reflects the most appropriate relation between law and liberty? फिर देखिए यूपीएससी 2018 लिबर्टी पे तो पीछे ही पड़ गया एक तरीके से यूपीएससी, ठीक है। लॉ और लिबर्टी के बीच में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। अब एक बात बताइए, लेट अस सपोज मेरे पास लिबर्टी है, ठीक है, लिबर्टी है मेरे पास, मैं जो मन में आए करूंगा, तो ऐसा थोड़ी ना कर सकते हो आप तेज म्यूजिक सुनोगे, रोड में जाके दूसरों को गाली दो या अब्यूज करो, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए कानून बने। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई लॉ इसीलिए है कि आपकी लिबर्टी मेंटेन रहे, याद रखिएगा। क्योंकि अगर मेरे पास लिबर्टी है, मैं कुछ अब्यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो उससे दूसरे जिसको मैं अब्यूज कर रहा हूं उसकी लिबर्टी हार्म हो रही है कि नहीं? कोई भी आके मुझे अब्यूज किया जा रहा है, तो यहां पर आता है लॉ बीच में। लॉ कहता है चिंता मत करो, मैं इसको अब्यूज करूं तो इसको जेल भेज दूंगा। तो मतलब अगर लॉ है तभी तो लिबर्टी है,
याद रखिएगा, लॉ नहीं होगा तो लिबर्टी कैसे होगी, क्योंकि अगर लॉ ही नहीं है तो फिर इसका मेरा मन आएगा अब्यूज करने, कोई लॉ ही नहीं है तो दूसरे वाले की लिबर्टी हार्म होगी, मैं उसको परेशान करने लगूंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा लॉ और लिबर्टी का रिलेशनशिप क्या है, इफ देयर आर नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी। याद रखिए, लॉ होने की वजह से ही कोई ऐसे काम नहीं करता, दूसरे की लिबर्टी मेंटेन रहती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। दिस इज द वे आपको थिंक करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ओके, और आंसर मार्क करना पड़ेगा। मैं आपको एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूं। लिबर्टी पे क्वेश्चन आप देख रहे हैं हर साल यूपीएससी पूछ रही है किसी ना किसी एंगल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 में है रूल ऑफ लॉ से क्वेश्चन, और ये यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ आपने पढ़ा होगा, एसिड आईसी का प्रिंसिपल पढ़ा होगा, रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 पढ़ा होगा जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है भाई, लॉ का रूल है। ठीक है, पहला लिखा है लिमिटेशन ऑफ पावर, बिल्कुल याद रखिएगा, कोई किसी को भी आप पनिशमेंट तब दोगे जब वो कोई लॉ तोड़ेगा, ऐसा नहीं कि जिसका मन में आप उसको पनिशमेंट दे दोगे, आपके पास आर्बिट्री पावर है, ऐसा कुछ नहीं है। याद रखिएगा जो सरकार है, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके पावर लिमिटेड है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है लॉ ही सुप्रीम है, और लॉ अगर कोई तोड़ेगा तो आप उसे पनिशमेंट दे सकते हो। तो बिल्कुल रूल ऑफ लॉ मतलब होता है कि पावर लिमिटेशन किसका है, एग्जीक्यूटिव्स का लिमिटेशन ऑफ पावर है, दे विल ओनली पनिश हु विल ब्रेक द लॉ। ओके, तो रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, बिल्कुल लॉ सबके लिए बराबर है, ऐसा नहीं मैं हिंदू हूं दूसरा मुस्लिम है, मैं अगर मर्डर करूं तो मुझे कम सजा मिलेगी, वो मर्डर करे उसको ज्यादा सजा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग कानून के सामने बराबर है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अब एक्सेप्शंस हैं, बिल्कुल हैं, आप कह सकते हो सर प्रेसिडेंट को एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, बट ओवरऑल याद है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ ये भी रूल ऑफ लॉ के अंदर आता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पीपल रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट, पीपल रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, ये तो स्टेटमेंट ही उल्टा लिख दिया भैया, यहां पर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों पर। ठीक है, लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है सरकार के लिए। ओके, तो पीपल रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट, स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, पहले तो स्टेटमेंट ही कट कर दो। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, बिल्कुल याद रखिएगा रूल ऑफ लॉ, अगर लॉ होगा तभी तो, अगर लॉ नहीं होगा तो इसका मतलब आर्बिट्री पावर होंगे, जिसको जो मन में आएगा करेगा, किसी को सजा होगी किसी को सजा नहीं होगी, तो इससे लोगों के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स लिबर्टी मेंटेन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी अगर रूल ऑफ लॉ नहीं हुआ तो। रूल ऑफ लॉ है तो लिमिटेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव अपने लिमिट में रहेंगे, जो लॉ तोड़ेगा उसी को पनिशमेंट मिलेगी, कानून सबके लिए बराबर रहेगा, और ये सब रहेगा तो लोगों की लिबर्टी और सिविल राइट्स भी मेंटेन रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल मेंटेन रहेंगे। क्यों मेंटेन नहीं रहेंगे, इसलिए मेंटेन रहेंगे क्योंकि सबको हक है, ऐसा नहीं जो गलत करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो करेक्ट आंसर 1, 2 एंड 4 हुआ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। थर्ड ऑप्शन पीपल रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट नहीं होता, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल होता है, ये स्टेटमेंट ही वैसे भी रॉन्ग था। ओके, तो रूल ऑफ लॉ का मतलब ये 3 मतलब होते हैं, याद रखिएगा। तो ये अगर आपने मेरे लेक्चर्स पढ़े होंगे पॉलिटी के तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, देख सकते हैं, तो मैंने भी एक्सप्लेन किया, वहां पर मैंने पॉइंट्स भी लिख रखे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप गो थ्रू कर लेना। ओके, याद रखिए पॉलिटी के लेक्चर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे तब यूपीएससी ऐसे एग्जाम्स के क्वेश्चन को देख सकते हो। इवन आप देखेंगे अलग अलग स्टेट सर्विसेज में भी, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चंस जो हैं ठीक है वो इसी लेवल के आने लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है, देख के ऐसा लगेगा पता नहीं क्या आ गया है। ठीक है भाई, हमने लक्ष्मीकांत पढ़ी, हमने सर की क्लासेस पढ़ी, सब पढ़ा, बट क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, जबकि सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। भी क्या लिखा हुआ है, ठीक है, देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, पब्लिक जाती है, चाहे वो मैन हो वुमेन हो कोई भी हो, वो जाकर वोट करती है और उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन होता है और आगे चल के वो लोग इलेक्ट होते हैं और रूल करते हैं, बिल्कुल ये बात है हमारे यहाँ। ठीक है, तो जो डेमोक्रेसी है याद रखिएगा वो बेटर कैसे होगी, अच्छी कैसे होगी, ये सबको पता है। इसका आंसर ऑप्शन ए है, इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन, मतलब वो किस तरह आप सही आदमी को चूज कर रहे हो। अगर आप जो लॉ तोड़ रहा है, लॉ ब्रेकर, उसको बनाए दे रहे हो लॉ मेकर, ठीक है, लॉ ब्रेकर को लॉ मेकर बना रहे हो तो आप गलत हो। इसलिए याद रखिए ऑर्डिनरी मैन ऑफ वुमेन का कैरेक्टर इंटेलिजेंस डिसाइड करेगा आपके देश की डेमोक्रेसी कितनी है, सुपीरियर है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। बाकी देखिए स्टेटमेंट आप पढ़ लेना, अलग अलग से अजीब अजीब से स्टेटमेंट दिए। डेमोक्रेसी का मतलब तो होता है भाई लोग, पीपल, याद रखिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अब आप देखिए यूपीएससी अब किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। आप ये मत सोचिए आप रट के चले जाएंगे आप मार्क्स स्कोर कर लेंगे, दिस द वे। इसलिए आपको कहता हूं मैं कि अगर आप मेरे नोट्स और क्लासेस लेते हो तो आपको इस तरह क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th में आते हैं, यूपीएससी 2017 का अगेन क्वेश्चन। द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मेकर्स का माइंड कॉन्स्टिट्यूशन पे था वो कहां पर रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल ये तो बहुत आसान है, ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बताया आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं हम,
प्रीएम्बल को। याद रखिएगा सारी चीजें एक तरीके से मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की सारी डिटेल आपको प्रीएम्बल पढ़ने पे मिल जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल रिफर्स टू प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, समरी, एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। याद रखिए इस टॉपिक से फिर हम अगले टॉपिक पे आएंगे। पॉलिटी में फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर साल। ओके, तो वो अगले टॉपिक में करेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइडेड होते हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन। यूपीएससी 2012 क्वेश्चन है, ठीक है। सेंटर और स्टेट के बीच में याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होते हैं। अब आप सुना होगा लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, आपने पढ़ी होगी। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ते हो तो वहां पे ही पढ़ा होगा आपने, ठीक है। सेंटर यूनियन लिस्ट जो सेंट्रल की लिस्ट हुआ करती थी, ठीक, इसको आप फिर होती थी स्टेट की लिस्ट होती थी, ठीक है। और वहां पर भी कंकरेंट लिस्ट, वहां पर भी इस तरह की 3 टाइप की लिस्ट होती थी, ठीक है। तो ये हमने डिवीजन ऑफ पावर, सेंट्रल लिस्ट जो होगी फेडरल, उसमें वहां पर उस टाइम पे कहते थे, यहाँ पे सेंट्रल कह रहे हैं सेंट्रल लिस्ट, वहां पे फेडरल, यहाँ यूनियन लिस्ट कह रहे हैं वहां फेडरल लिस्ट कहते थे, है ना। स्टेट्स को प्रोविंशियल लिस्ट कहते थे और कंकरेंट लिस्ट हुआ करती थी। डिवीजन होता था पावर का, ठीक है। तो याद रखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही हमने डिवीजन जो है बिटवीन, याद रखिएगा पावर्स बिटवीन सेंटर और स्टेट। सेंटर आज की डेट में यूनियन लिस्ट में लॉ कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट, कंकरेंट लिस्ट में दोनों, और अगर कभी क्लैश हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल। ये हमने पढ़ा हुआ है, ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है। बट वहां पर क्या होता था कि याद रखिएगा अगर ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि याद रखिएगा इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो हुआ करता था उसके हाथ में चले जाते थे। बट यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर याद रखिए अगर कोई सब्जेक्ट्स मेंशन नहीं है इसमें, वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही आएंगे, अगर मान लो इन लिस्ट में सब्जेक्ट्स मेंशन नहीं हो तो। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ एट प्रेजेंट यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है और कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो यहां पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूं क्योंकि हमें टॉपिक से जल्दी जल्दी करना है, ठीक है, आपको और भी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन किस तरह हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगला टॉपिक जो पॉलिटी का होगा फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन देखिए किस वे में पूछ रहा है, आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। आप लोग इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पेपर सॉल्व करते हो बट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखते हो कि यूपीएससी किस तरह क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। ये नहीं देखोगे, अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आपको पेपर में फिर से दिक्कत आएगी, चाहे आप जितनी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लो, याद रखिएगा। तो आई होप मैं आपको ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं पूरे क्वेश्चन आपको करा दूंगा, करके चले जाना, आपको क्वेश्चंस वहां पर बन जाएंगे, आप कॉन्फिडेंट रहना, यू विल एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। ओके, याद रखिएगा क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, अगर आपने आप फंडामेंटल समझ लिया है तो वहां पर आपको हेल्प भी होगी। आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, आप हमें कोई डोनेट करना चाहते हैं, हमारा क्यूआर कोड, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ यू वांट टू डोनेट यू कैन। अगर आप नहीं डोनेट करना चाहते कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक करो, वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर करो, वो भी आप कर सकते हैं। इफ यू वांट टू हैव अ ग्रोथ विद द चैनल, कि चैनल की ग्रोथ हो तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, याद रखिएगा पॉलिटी अभी मैंने आपको कराया, आपको अंडरस्टैंड कराया क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, ठीक है। आप कहोगे सर ये क्लासेस नोट्स कहाँ पर मिल पाएंगी हमारी सारी चीज़ों की, ठीक है, तो आप देख सकते हैं पॉलिटी के ये रहे हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। यहाँ पर हर चीज़ें जो है वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी हैं, ठीक है। तो अगर आप इन नोट्स को पढ़ लेते हो या आप मेरी क्लासेस पॉलिटी की जो हैं एप्लीकेशन में अवेलेबल है वो देख लेते हो तो आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके, याद रखिएगा हमारे वीडियो लेक्चर और नोट्स का, हैंड रिटन नोट्स का हार्ड कॉपी का कॉम्बो पैक है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर आप परचेज कर सकते हो। इफ यू वांट टू हैव अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद अस, हमारा कांटेक्ट नंबर भी मेंशन, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। विल हेल्प यू हाउ यू कैन एनरोल ऑल दो सब्जेक्ट। याद रखिए टोटल 14 बुकलेट्स हैं, हर सब्जेक्ट है, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, यू विल गेट एवरीथिंग। ओके, ये नोट्स आपके घर तक पहुंचेंगे, ओके, आपको हेल्प करेंगे, क्लासेस भी आपको हेल्प करेंगी। तो याद रखिए एग्जाम क्वालिफाई कराने में मैं आपको पूरी तरीके से हेल्प करूंगा, आप किस तरह एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। प्री मेंस सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, आप कंप्लीट कोर्स भी बाय कर सकते हो। याद रखिएगा मैं आपको मेंस के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, किस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको किस तरह सॉल्व करना है। तो पहले हम प्रीलिम्स के सॉल्व कर लें, अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो जरूर लाइक करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, इसमें हम और ऐसे क्वेश्चंस आपके जो आए हुए हैं वो आपको एक्सप्लेन कर सके हर सब्जेक्ट्स के। ओके, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करो। ऐसे कोर्सेज एनरोल करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनरोल करो, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, विल हेल्प यू। ओके, डू लाइक आवर वीडियो, प्लीज प्लेलिस्ट को विजिट करो, आपको बहुत कुछ मिलेगा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आप उनको विजिट कर सकते हो। याद रखिए हमारे प्लेलिस्ट को, और फिर चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।